डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें जो हम वीडियो बनाएंगे वो है हमारी वेटस्टोन ब्रिज। तो इस वाले वीडियो में हम वेटस्टोन ब्रिज का क्या सर्किट होता है, उसका क्या अरेंजमेंट होता है, उसका क्या बेनिफिट होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारा हम इसमें वेटस्टोन ब्रिज वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि वेटस्टोन ब्रिज के पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये आपका कैसा होता है। तो वेटस्टोन ब्रिज इज़ एन अरेंजमेंट which has four resistor arms together with a source of EMF and a galvanometer which is a null detector. This arrangement is used to find the unknown resistance, specific resistance and temperature measurement. ठीक है, तो ये जो है आपका वेटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये आपका एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होती हैं, इसमें 4 रजिस्टर आर्म्स होती हैं। यानी कि इसमें आपकी 4 आर्म्स होती हैं वेटस्टोन ब्रिज में, और इसमें आपकी 4 रजिस्टेंस जो हैं वो आपकी लगी रहती हैं। 4 रजिस्टेंस हो गई, 4 आर्म्स हो गई। ठीक है, और इसको फिर हम किसके साथ जोड़ते हैं, इसको हम एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं। करंट को फ्लो कराने के लिए एक बैटरी के साथ हम जोड़ेंगे। और इसमें क्या चीज़ लगी रहती है, एक आपका गैल्वेनोमीटर होता है। और ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ये आपका एक नल डिटेक्टर का काम करता है। नल डिटेक्टर का मतलब क्या है कि ये वो पॉइंट फाइंड आउट करता है जब करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो डिफ्लेक्शन जब आपकी गैल्वेनोमीटर में आती है तो उसको हम नल डिटेक्टर कहते हैं। तो यानी कि जो आपकी वायर है उसके किस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, नल डिटेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वेटस्टोन ब्रिज। ये आपका एक ऐसा अरेंजमेंट हो गया जिसमें आपकी 4 रजिस्टर आर्म्स होती हैं, और इसमें आपका एक सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है जिसको आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इसमें आपका एक गैल्वेनोमीटर होता है, और ये गैल्वेनोमीटर आपका नल डिटेक्टर का काम करता है। ठीक है, यानी कि किस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन आपका देता है। ठीक है, तो ये जो आपका वेटस्टोन ब्रिजेस का क्या फ़ायदा है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट का इस्तेमाल करके हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है और हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो इस एपरेटस का इस्तेमाल करके, वेटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितने ओम की है, कितने किलो ओम की है, तो ये वैल्यू हम जो है उस रेजिस्टेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ द रजिस्टिविटी, जिसको हम रो भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका वेटस्टोन ब्रिज होता है ये आपका एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू को जो हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, और उसकी रजिस्टिविटी को भी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक ऐसा सर्किट हो गया जिसमें आपके 4 रजिस्टर आर्म्स होते हैं, एक सोर्स ऑफ बैटरी होती है, और एक गैल्वेनोमीटर होता है जो कि आपके नल डिटेक्टर का काम करता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसका जो सर्किट होता है वो सर्किट आपका कैसे काम करता है। तो ये आपका एक इसमें सर्किट है। ठीक है, तो इस सर्किट को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट हो गया आपका ए, और फिर यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ए जो आपकी ए बी है ये आपकी एक रेजिस्टेंस आर्म है, और इसमें कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसमें रेजिस्टेंस पी जो है वो आपकी लगी हुई है। बी सी ये भी आपकी एक सेकेंड आर्म है जिसमें कि आपने कौन सी रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस क्यू को जोड़ा हुआ है। इसके बाद सी डी जो है ये भी आपकी एक आर्म है, रेजिस्टेंस आर्म है, जिसमें आपने कौन सी रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस एस को आपने जोड़ा हुआ है। और ए डी ये भी आपकी एक आर्म है, इसमें आपने कौन सी रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है, इसमें आपने आर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और फिर पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका वेटस्टोन ब्रिज का सर्किट। तो यहाँ पे ए बी जो है ये भी आपकी एक रेजिस्टेंस आर्म है जिसमें आपने पी रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है। बी सी भी आपकी एक रेजिस्टेंस आर्म है जिसमें आपने रेजिस्टेंस क्यू को जोड़ा हुआ है।
और सी डी भी आपकी रेजिस्टेंस आर्म है जिसमें आपने रेजिस्टेंस एस को जोड़ा हुआ है यहाँ पे, और डी ए भी आपकी रेजिस्टेंस आर्म है जिसमें आपने रेजिस्टेंस आर को जोड़ा हुआ है। और पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में, पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है हमारा कैपिटल जी, और यहाँ पे हमने की लगाई है सर्किट को क्लोज करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई है एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, और यहाँ पे हमने एक की लगाई है K1, यानी कि जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो करंट इसमें से फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये आपका सर्किट है। तो ये जो आपका सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो इसमें 4 रेजिस्टेंस आर्म्स होती हैं और इसके साथ आपकी 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट होती हैं। इसको आप एक सोर्स ऑफ ईएमएफ या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, और पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में आपने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर जो है ये आपका नल डिटेक्टर का काम करता है, ठीक है। तो फिर इसमें अब हम देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन जो है वो आपकी कैसे कैसे फ्लो करेगी, कैसे जो है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके कैसे जो है हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे वो सारा अब हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने लिखा है देयर आर 4 आर्म्स ए बी, यानी कि एक आर्म ए बी है, उसमें कौन सी रेजिस्टेंस कनेक्ट है, रेजिस्टेंस पी। दूसरी आर्म है आपकी बी सी, उसमें कौन सी रेजिस्टेंस कनेक्ट है, रेजिस्टेंस क्यू। तीसरी आर्म है आपकी सी डी, उसमें कौन सी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एस। और लास्ट आर्म है आपकी ए डी, जिसमें आपने रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, 2 लूप बना के 2 इक्वेशंस आएंगी हमारे पास। तो 2 इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम फिर इसमें फॉर्मूला बनाएंगे कि जो आपकी अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस हमें नहीं पता उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो करंट है वो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ से जो आपका बैटरी से जो करंट आ रहा है, बैटरी से आने वाले करंट की वैल्यू आपकी कितनी है, बैटरी से आने वाली करंट की वैल्यू आपकी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करंट आ रहा है वो बैटरी से कितना करंट आ रहा है आपका, बैटरी से आने वाला जो करंट होगा वो भी आपका आई होगा, और जो जाने वाला करंट है वो भी आपका आई होगा। तो अब हम देखेंगे कि कैसे करंट जो है ये आपका डिवाइड हो जाता है। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे करंट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो नीचे से कितना करंट आ रहा है आपका, नीचे से जो आपका करंट है वो आपका करंट आई आ रहा है, और रेजिस्टेंस पी में कितना करंट चला गया, रेजिस्टेंस पी में करंट जो है वो आपका I1 चला गया। तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा आपका I माइनस I1। तो जो बाकी का आपका बचा I माइनस I1 वो आपका नीचे जाएगा रेजिस्टेंस R में से, ठीक है। तो पॉइंट ए पे जो करंट था, पॉइंट ए पे आपका करंट कौन सा आ रहा था, पॉइंट ए पे करंट आपका I आ रहा है। आई करंट जो है पॉइंट ए पे आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। रेजिस्टेंस पी में से मान लो अगर वो I1 जा रहा है तो बचा हुआ करंट जो होगा वो कितना होगा आपका I माइनस I1। तो वो जो है कितनी, कौन सी रेजिस्टेंस में से जाएगा, दूसरी रेजिस्टेंस में से जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी पी रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट जा रहा है आपका, करंट I1, और जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें बचा हुआ करंट कितना जा रहा है आपका I माइनस I1 करंट आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये करंट आपका पॉइंट बी पे जा रहा है। पॉइंट बी पे जाके, क्योंकि पॉइंट बी भी क्या है आपका जंक्शन है, तो जंक्शन पे भी करंट जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट बी पे पीछे से कितना करंट आ रहा है, पॉइंट बी पे जो पीछे से करंट आ रहा है वो आ रहा था आपका I1। पॉइंट बी पे कितना करंट आ रहा है आपका I1। अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर जो हमने नीचे लगाया हुआ है, अगर उसमें जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर वाले करंट को हमने लिखा है IG, तो बचा हुआ करंट कितना होगा आपका I1 माइनस IG। तो वो फिर आपका अगली रेजिस्टेंस में जाएगा, यानी कि जो आपकी Q रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट आपका जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है। तो जो आपका B जंक्शन था पॉइंट B जंक्शन पे I1 करंट पीछे से आ रहा था, उसमें IG करंट जो है वो आपका गैल्वेनोमीटर में चला गया, और जो बचा हुआ करंट है आपका I1 माइनस IG वो आपका दूसरी रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस Q में आपका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो आपका IG करंट है
वो आपका गैल्वेनोमीटर में जा रहा है यहाँ पे, और जो इस रेजिस्टेंस में आपका कितना जा रहा है आपका I1 माइनस IG। ठीक है, तो अब हम कौन सा पॉइंट देखेंगे? तो हमने पॉइंट ए देख लिया, पॉइंट बी देख लिया, अब हम पॉइंट डी देखेंगे, पॉइंट डी पे। ठीक है, तो पॉइंट डी पे मान लो कि ये आपका पॉइंट डी है, इस पे पीछे से कितना करंट आ रहा है? पीछे से इसमें कितना करंट आ रहा है आपका? I माइनस I1। जो रेजिस्टेंस पॉइंट डी है, इस पे पीछे से कितना करंट आ रहा है? पीछे से इसमें आ रहा है आपका I माइनस I1, और ऊपर से जो आपके गैल्वेनोमीटर वाला जो करंट है IG, वो आपका आ रहा है। तो पॉइंट डी पे आपके दो करंट आपके मीट कर रहे हैं, यानी कि तो पॉइंट डी पे जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर होगा? I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, तो पॉइंट डी पे जो आपका करंट होगा I माइनस I1 प्लस IG, तो ये होगा आपका पॉइंट डी पे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट डी पे ये करंट आपका यहाँ से आ रहा है, आपका I माइनस I1 जो है ये आपका पीछे से आ रहा है, और ऊपर से कौन सा आ रहा है? ऊपर से आपका IG आ रहा है। तो पॉइंट डी पे आके ये सम हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, तो टोटल होके क्या बनेगा? I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, तो इसके बाद यही करंट आपका किस में से जाएगा? यही करंट आपका रेजिस्टेंस S में से जाएगा, और पॉइंट सी पे ये सारा करंट आपका ऐड होके फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? I, टोटल करंट जो है वो आपका I बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे कैसे करंट आपका डिवाइड हो रहा है। तो बैटरी से अगर आपका I करंट आ रहा है तो पॉइंट सी में से भी वो आपका I करंट ही वापस जाएगा। तो हमने देखा पॉइंट ए पे जो है आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले पार्ट में जो है वो आपका I1 गया है, और इस वाले पार्ट में जो है वो आपका बचा हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर है आपका वो I1 है, तो बचा हुआ जो आपका करंट होगा I माइनस I1 जो है वो आपका इस वाले में से जाएगा। और फिर बी पॉइंट में भी जो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो यानी कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है वो आपका IG होगा, और जो बचा हुआ करंट है आपका I1 माइनस IG। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो करंट है आपके ये डिवाइड हो गए हैं। आई होप ये सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे जंक्शन पे करंट आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। पॉइंट ए पे आपका दो पार्ट्स में करंट आपका डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाले में जाएगा आपका I1 और नीचे वाले में जाएगा आपका I माइनस I1। पॉइंट बी पे भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, नीचे वाले में जाएगा आपका IG, और क्यू में जाएगा आपका बचा हुआ I1 माइनस IG। ठीक है, पॉइंट डी पे सारे करंट आपके मिल रहे हैं। ऊपर वाला जो करंट है वो कितना आ रहा है इसमें? IG, और पीछे से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है आपका I माइनस I1। तो टोटल जो करंट बन जाएगा पॉइंट डी पे I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। जो आपका लूप है वोल्टेज लॉ लगाएंगे इसमें, किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखेंगे कि कौन सी हमें सेंस में जाना है। तो इसमें हम दो लूप बन रहे हैं हमारे। तो पहला जो हम लूप लेंगे ये वाला BDAB, BDAB जो है ये हम एक लूप लेंगे, और इस लूप में जो है हम वोल्टेज लॉ लगाएंगे। पहले हम इसमें या तो क्लॉकवाइज रोटेशन बना लें या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज बना लें। तो इसमें जो हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं कि हम कौन से सेंस में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका IG है, ठीक है, तो पहले हम इसको देखें। तो जो करंट है हमारा वो जो हमारी P रेजिस्टेंस है उसमें से करंट हमारा कैसे फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में, और हम जा भी कौन सी डायरेक्शन में रहे हैं? इस डायरेक्शन में। तो ओम के नियम से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होता है आपका? V इजिकल टू IR, और R की जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी है आपकी? P। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आपका क्या बनेगा? I1 इंटू P। ठीक है, तो यहाँ पे ओम के नियम से जो आपका V इजिकल टू IR बनेगा, तो वो होगा I की जगह आएगा यहाँ पे I1, क्योंकि करंट आपका I1 है और रेजिस्टेंस आपकी P है। तो यहाँ पे हम जा भी इसी डायरेक्शन में रहे हैं। ठीक है, तो करंट जो है हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं वो भी हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इसकी वैल्यू I1P की वैल्यू आपकी क्या आएगी? प्लस आएगी। ठीक है, फिर हम देखें पॉइंट P पे। तो इस वाले में देखें तो हमारा जो IG का करंट है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो भी हम ऐसे नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो दोनों जो हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी आपका क्या होगा? प्लस होगा। तो इसको भी अगर हम ओम के नियम से लिखें, करंट इंटू रेजिस्टेंस,
तो करंट है आपका आई जी, और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो है आपकी जी। तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना बनेगा, आई जी इंटू जी। ठीक है, तो आई जी इंटू जी की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, प्लस आएगी, क्योंकि दोनों आपके सेम डायरेक्शन में हैं। अब हम तीसरी आर्म देखते हैं यहाँ पे। तो हम जा कौन सी डायरेक्शन में रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन करंट जो है हमारा इसमें ऐसे जा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, और जो करंट है इसमें हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो यानी कि ये हम नेगेटिव लेंगे, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, करंट कितना है यहाँ पे हमारा, आई माइनस आई वन, और रेजिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट है आपका आई माइनस आई वन, इस पॉइंट पे करंट है आपका आई माइनस आई वन, और रेजिस्टेंस है आर। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे हमने लूप लिया था आपका ए बी डी ए, और इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। तो आई जी इंटू जी जो है प्लस आएगा, आई वन इंटू पी जो है ये भी आपका प्लस आएगा, और आई माइनस आई वन इंटू आर जो है वो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सेम डायरेक्शन में है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसमें भी हम सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, हमारा जो लूप अभी हमने लिया है ए बी डी ए, इसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है। ठीक है, तो पहली टर्म हमारी हो गई आई वन इंटू पी प्लस वाली, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। दूसरी हमारी हो गई आई जी इंटू जी, क्योंकि हम मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है। और तीसरी वाली जो टर्म है वो आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है और सेंस ऑफ रोटेशन आपका उस डायरेक्शन में है। तो तीनों का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी वोल्टेज का सोर्स नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ईएमएफ की जगह कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकेंड लूप बनाएंगे। सेकेंड लूप में भी फिर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड लूप हो गया आपका ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लूप हो गया बी सी डी बी। तो ये आपका सेकेंड लूप हो गया बी सी डी बी। इसमें कोई भी जो है वोल्टेज का सोर्स नहीं है। तो ये वाला जो हमने पहले वाला लूप बनाया था इसमें भी कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं है, इसलिए हमने इज इक्वल टू 0 लिखा था। अब इसमें भी हम देखते हैं कि करंट जो है वो आपका कैसी डायरेक्शन में है। तो क्यू रजिस्टेंस में से जो करंट है वो है आपका आई माइनस आई जी। क्यू में से जो करंट आपका जा रहा है वो है आपका। तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यानी कि हम जो है ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्यू में से देखें, क्यू में से जो हमारा करंट है वो भी ऐसे जा रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो वो भी हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको आई वी इजिकल टू आई आर करें तो करंट कितना है आपका आई वन माइनस आई जी क्यू रजिस्टेंस में से, और रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी क्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना बनेगा, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, और ये क्या आएगा आपका सेम डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू आपकी प्लस आएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो रजिस्टेंस क्यू में से करंट आपका फ्लो कर रहा है, क्यू रजिस्टेंस में से ये करंट आपका फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है ये इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर आएगा, और इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, प्लस आएगी। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी है, एस है, और इसमें से कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी। तो ये आपका करंट है, ये आपका करंट है, और ये आपकी रेजिस्टेंस है। तो अब हमें देखना है कि ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम ऐसे आ रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन जो जा रही है वो हमारी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो दोनों क्या हैं आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। यानी कि किसकी वैल्यू आएगी, करंट कितना है हमारे पास, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये टोटल करंट हो गया, और रेजिस्टेंस कितनी है, एस। तो इसको हम एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी एस रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब हम लास्ट वाली देखते हैं। तो इसके बाद हमारी ये वाली है। तो अगर हम इसको देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं ऐसे, तो हम जो है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो आई जी वाला करंट है वो आपका नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों जो हैं ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपके क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। करंट कितना है यहाँ पे आई जी, और रेजिस्टेंस कितनी है जी, तो ये आई जी इंटू जी क्या आएगा आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हम इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे सेम अभी हमने जो किया है इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो हमने सेकंड लूप में, जो सेकंड लूप है हमारा BCDB, उसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है और ये इक्वेशन हमने बना ली है I1 माइनस IG इंटू की Q माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। तो ये आपकी पहली रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप, Q रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप है, ये आपका S रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि नेगेटिव आया है, और जो IG माइनस IG वाला था ये भी आपका नेगेटिव डायरेक्शन में था। ठीक है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू जो आएगी वो 0 के बराबर आएगी क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी सोर्स हमने नहीं लगाया हुआ। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R इन सच अ वे दैट पॉइंट B एंड पॉइंट D आर एट द सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आपकी वैल्यू R है उसको हम इस तरीके से कम या ज़्यादा करते हैं कि जो आपका पॉइंट B और पॉइंट D होता है वो आपके सेम पोटेंशियल पे हो जाएं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सर्किट में देखें, तो सर्किट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो रेजिस्टेंस R है, इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू जो होती है वेरिएबल होती है, इसको जो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जो पॉइंट B है और ये जो पॉइंट D है ये आपके सेम पोटेंशियल पे हों। तो अगर ये सेम पोटेंशियल पे होंगे तो कोई भी करंट जो है उसमें फ़्लो नहीं करेगा। तो करंट आपका तभी फ़्लो करता है जब आपका पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल चेंज होने की वजह से तो यहाँ पे फिर IG की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, तो पॉइंट B और पॉइंट D की वैल्यू अगर आपकी सेम पोटेंशियल पे है तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो अब हमने ये जो दो इक्वेशंस निकाली हैं इसमें हम IG की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम IG की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास I1 इंटू P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। तो ये हमारे पास जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें IG की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ऐसे ही जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसमें हम IG की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो इस कंडीशन के द्वारा जो है हम अपनी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और यही जो है ये आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन था P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो इससे जो है दिस कंडीशन इज यूज टू डिटर्मिन द अननोन रेजिस्टेंस। तो इससे जो है हम अपनी अननोन रेजिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है फिर आपका सेंसिटिविटी ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। तो सेंसिटिविटी ऑफ वेटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी उतना ज़्यादा ही गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारा सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिविटी जो है गैल्वेनोमीटर की वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 जो है वो उसके रिलेटिव मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो वो उसके रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंसेस इन द 4 आर्म्स ऑफ द ब्रिज। तो अभी हमने देखा कि जो आपकी सेंसिटिविटी होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की या गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है इसका मतलब कि वो कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपका करता है। जितनी ज़्यादा गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होती है उतना ही ज़्यादा वो आपका सेंसिटिव होता है। तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो आपकी 4 रेजिस्टेंस है उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है, और सेकेंड जो है रिलेटिव पोजिशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर की जो पोजिशंस है वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये जो होता है आपका ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी 4 रेजिस्टेंस हैं, तो ये जो है ये आपकी 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टेंस R1 ये भी हमें पता होती है, ये रेजिस्टेंस आपकी नॉन होती है। जो रेजिस्टेंस R2 होती है ये भी हमारी नॉन होती है, इसका भी हमें पता होता है, ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें पता होती है। और जो रेजिस्टेंस R3 होती है ये आपकी वेरिएबल होती है, यानी कि आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हो कि ये जो पॉइंट D है और पॉइंट ये दोनों पॉइंट आपके सेम पोटेंशियल पे हो जाएं, यानी कि करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर में जो है वो आपकी 0 हो जाए। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस R4 ये जो होती है ये आपकी अननोन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इन 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 की वैल्यू हमें पता होती है और उससे जो R4 रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसको कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हमने देखा उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के
ठीक है, और उसकी सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा, और इसमें हम कैसे जो है अपनी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।